नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है, HTET 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो HTET जो पेपर हुए हैं HTET के, जैसे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इन सभी वर्षों में जो पेपर हुए हैं उन पेपर के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं HTET PRT मतलब लेवल फर्स्ट, और लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो लेवल रहता है वो क्लास 1 से लेकर 5th तक रहता है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अनेकार्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं। तो अनेकार्थक का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इनको अलग अलग यदि हम करके देखें तो अनेकार्थक का मतलब अनेक अर्थ, एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हों। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जिसके एक शब्द दे रखा और उसके ज्यादा से ज्यादा अर्थ नहीं है। ऋत, आदित्य, ऋतु, सत्य। एरावत का मतलब इंद्र का हाथी, एक नाग जाति का नाम, विद्युत मेघ। ऋषभ का मतलब बैल, श्रेष्ठ, संगीत के 7 स्वर या स्वरों में दूसरा। ओघ का मतलब ढेर, प्रवाह, बाढ़। तो इनमें से जो संगत नहीं है वो हो जाएगा आपके सामने ऋत। ऋत यहाँ पर आदित्य, ऋतु, सत्य ये इसके सही उत्तर नहीं है, यानी कि इसके ये अनेक अर्थ नहीं है। ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी के जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जो इनके अलग अलग किसको दर्शाता है, ये अर्थ को दर्शाता है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा की कर रहे हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। आप लोगों के सामने यहां पर पूछा गया है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास वहां पर होता है जिसमें शब्दों की कहीं ना कहीं आवर्ती हो, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, या जिस समास के आगे आ लगा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं यदि देखा जाए या नकारात्मक चीज को जो दर्शाता है वो अव्ययी भाव समास हो सकता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। द्वार द्वार शब्दों की बारंबारता हो रही है। कुशलता पूर्वक यानी कि कुशलता से पूर्वक, या फिर अगला है हाथों हाथ, यहाँ पर हाथों की बारंबारता के बारे में दर्शाया जा रहा है। बच्चों यहाँ पर यदि उत्तर देखा जाएगा तो आजकल ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। आजकल जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। सर कैसे? क्योंकि इसका विग्रह जो देखोगे वो हो जाएगा आज और कल हो जाएगा, आज और कल। और जहां पर और आ जाए, या आ जाए, एवं आ जाए, तो वहां पर समास जो होता है वो कौन सा? द्वंद्व समास होता है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम बताइए। अतिथि का मतलब कोई मेहमान आया हुआ, अतिथि का मतलब होता है भैया मेहमान। ठीक, कोई किसी के घर जाता है तो वो क्या कहलाता है? मेहमान। तो अतिथि का विलोम बताना है। आतिथ्य, अनातिथि, अतिथे, सतिथि। तो अतिथि का जो विलोम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका हो जाएगा अतिथे। अतिथे का मतलब क्या होता है? तो अतिथे का मतलब यहां पर देखा जाए तो इसका मतलब होता है मेजबान। ठीक, यानी कि मेजबान एक होता है मेहमान जो आने वाला होता है, और एक मेजबान जो उसके आने के बाद उसकी मेहमान नवाजी करवाने वाला जो होता है उसे बोला जाता है अतिथे। इसलिए अतिथि शब्द का विलोम हो जाएगा अतिथे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 4th नंबर का। यहां पर निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए या भाववाचक शब्द बताइए कौन सा है। युवक हो जाएगा, चिकित्सक, ज्ञानी, किसानी। तो यहां पर भाववाचक यानी कि किसी व्यक्ति के भाव के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां पर भाववाचक शब्द जो है वो किसानी है। सर ये किसानी कैसे होगा? किसानी इस प्रकार से हो जाएगा भैया कि किसान जो शब्द है एक ये जातिवाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? ये जातिवाचक शब्द है। तो इस जातिवाचक शब्द से इसको जो कन्वर्ट किया गया है वो किया गया है भाववाचक में, यानी कि किसान से बनाया गया है, क्या? किसानी बनाया गया है। तो इस प्रकार से किसानी शब्द में भाववाचक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न शब्द किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, एग्जाम जब भी होगा होने वाला है, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होने वाला है। बस आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है। यदि आपकी तैयारी पहले से ही होती रहेगी तो आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे होंगे। एक वो होता है
जो समय से पहले जाग जाता है, एक वो होता है जो समय आने पर ही जाग जाता है। तो हमें भैया जब नोटिफिकेशन आए केवल तभी नहीं जागना है, हमको पहले से ही जाग के उसकी तैयारी करना है। ठीक, तो किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पराजय में, पराश्रित में, पराभव में, पराकाष्ठा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भैया परा उपसर्ग। अब उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो उपसर्ग का मतलब आप सभी जानते होंगे, जो कहीं ना कहीं शब्द के कहां लगते हो? आगे। ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे की ओर लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो शब्द में कहां की ओर लगते हैं? जो पीछे की ओर लगते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो यहां पर उपसर्ग किसमें नहीं है? ठीक, तो इसमें भैया पराजय में यहां पर देखो परा उपसर्ग है, जे अलग हो जाएगा। पराभव में भी परा अलग हो जाएगा, जे अलग, भव अलग हो जाएगा। पराकाष्ठा में यहां भी परा अलग है, काष्ठा अलग है। लेकिन पराश्रित जो है ये क्या हो जाएगा? पर प्लस आश्रित। क्या होगा भैया? ये परा तो है लेकिन परा में यहां पर इनका हम यदि अलग अलग करें तो ये होगा पर प्लस आश्रित। अब यहां पर रा है, ये पर है इसमें उपसर्ग, और पूछा गया परा का है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले का चयन कीजिए। आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो एक तरीके से यहां पर जैसे ये 2 शब्द है, ये 2 शब्द है, ये 2 शब्द है, ये 2 शब्द है, इनके अर्थ दे रखे हैं इधर की तरफ। तो इनमें से कौन सा गलत है उसका चयन करके आपको बताना है। ठीक, तो अधिरोध अवरोध, तो अधिरोध का मतलब विरोध रहित और अवरोध का मतलब रुकावट। अगध का मतलब रोगी, अंगद का मतलब बालीपुत्र। अनंग का मतलब अशरीर, अनग का मतलब बिना नग का। उभय मतलब दोनों और अभय मतलब निर्भीक। तो इसमें से गलत अर्थ वाले का चयन करना है। तो गलत अर्थ का हो जाएगा भैया यहां पर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अगध का मतलब यहां पर रोगी नहीं है और अंगद का मतलब यहां से बालीपुत्र तो है लेकिन अगध का मतलब रोगी नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपके सामने? अलग हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के मुताबिक यदि देखा जाए तो अधिरोध जो शब्द दे रखा है, इस अधिरोध का मतलब क्या होता है भैया? विरोध रहित हो जाएगा। वहीं यदि देखा जाए आप लोगों के सामने भैया यहां पर बहुत अच्छा शब्द दे रखा है, क्या? अवरोध। अवरोध का मतलब क्या हो जाएगा? रुकावट हो जाएगा। ठीक, वहीं यदि देखा जाए भैया आप लोगों के सामने दे रखा है यहां पे क्या? तो एक तरीके से दे रखा अनंग। अनंग का मतलब हो जाएगा अशरीर। वहां पर जैसे अगध शब्द जो लिखा है ना, इस अगध शब्द का मतलब जो होता है वो होता है रोग से मुक्त। क्या होता है? रोग से मुक्त होता है, लेकिन यहां पर तो रोगी दे रखा है, तो अगध का मतलब होता है रोग से मुक्त। ठीक, जो शरीर को रोग से मुक्त करती है, तो लेकिन यहां तो रोगी दे रखा है इसलिए यह गलत दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 7वां। किस शब्द में इन प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के कहां पर लगता हो? अंत में। प्रत्यय का मतलब आपको पता है, जो शब्द के कहां पर लगता हो? अंत में लगता हो, उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। ठीक, तो यहां पे इन, अब इनमें भी यहां पर इस टाइप का है, छोटी ई वाला। ठीक, तो कुंजड़िन यहां पर देखो, इसको यदि हम बात करें तो इसमें छोटी ई है और ना है, क्योंकि ये देखो ई की मात्रा। यहां पर भी ई है, यहां पर भी इन है, लेकिन नाइन में नहीं है, क्योंकि इसमें जो दे रखी है बड़ी ई की मात्रा दे रखी है। देखो भैया हिंदी में इन्हीं चीजों का विशेषकर ध्यान रखना होता है कि मात्रा कौन सी लगी हुई है। एक मात्रा का ही वहां पर खेल होता है और सही और गलत आपका आंसर हो जाता है। तो यहां पर 9 में जो लगा है ये बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। संबंध सूचक का मतलब होता है जो एक शब्द का दूसरे शब्द से कहीं ना कहीं संबंध दर्शाए, या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जो संबंध दर्शाता है उसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तो आपको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सर्वनाम है, 5 से 6 प्रकार के, जैसे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य है, ये तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी आपको पता है अलग अलग प्रकार के सर्वनाम है। कुछ, जो, कितना, कैसा। तो यहां पर जो संबंध को दर्शाता है भैया वो हो जाएगा आपका जो। कौन सा हो जाएगा? जो। ऑप्शन नंबर का सही है, दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है 9वां। किस विकल्प में नित्य बहुवचन अंत शब्द नहीं है? यानी कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसमें कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। ठीक, आंसू, अक्षत, दर्शन, व्याख्याता। यहां पर यदि देखा जाए भैया तो आंसू, अक्षत, दर्शन ये जो शब्द है ये बहुवचन है, लेकिन व्याख्याता जो शब्द है ये बहुवचन नहीं है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो 9वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भाववाचक संज्ञा पद है।
आपके सामने चार ऑप्शन है। संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्द। क्या है? किसी, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन देखो फॉर्मेलिटी नहीं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं यहां पर। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति का बोध कराने वाले शब्द, जाति का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलते हैं भैया संज्ञा बोलते हैं। ठीक, संज्ञा भी अलग अलग प्रकार की होती है, आपको पता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यहां पर आपसे पूछा गया भाववाचक, जो किसी के भाव को दर्शाता हो। भूकंप कोई भाव नहीं, विधायक नहीं, परस्पर नहीं, यहां पर आ जाएगा बचपन। बचपन एक अवस्था को दर्शा रहा है, तो अवस्था एक जो है भाववाचक का ही उदाहरण है। ठीक, तो 10वें का सही उत्तर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर है 11, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? आपको बताना है भैया कि इंद्रधनुष का जो पर्याय है वो कौन सा नहीं है। ठीक, तो सुरचाई, सप्तवर्ण, धनको एंड या अमरेश्वर। तो यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन के मुताबिक आपको बताना है। इंद्रधनुष जो कि आप लोगों ने देखा है बादल में, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि बेजानी हापी नाला के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये आपको पता होगा भैया। ठीक, यहां पर आप लोगों को बताना है कि इंद्रधनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक, सुरचाई, सप्तवर्ण, धनको एंड या फिर एक तरीके से अमरेश्वर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों के सामने वो हो जाएगा अमरेश्वर। क्या हो जाएगा? अमरेश्वर जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। अब यहां पर आप लोगों के सामने ये आ रहा होगा कि भैया इंद्रधनुष जो शब्द है इसके पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं? तो इंद्रधनुष के पर्यायवाची आपके सामने दे रखे हैं क्या क्या? एक तो सुरधनु भी हो सकता है इसका पर्यायवाची, जैसे आप लोगों के सामने जो दे रखा है। इनके अलावा सुरधनु भी इसका पर्यायवाची है। शक्र चाप, इसको आप कहीं ना कहीं शक्र चाप भी कह सकते हैं। शक्र चाप भी किसका कहीं ना कहीं एक पर्यायवाची हो जाएगा आपके सामने, इंद्रधनुष का हो जाएगा। ऋतु रोहित, क्या हो जाएगा? ऋतु रोहित, ये भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्रधनुष का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, सप्तवर्ण यानी कि 7 रंगों में विभक्त होता है, इसलिए ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये ध्यान रखना भैया, ये आपके सामने है इंद्रधनुष के। ये सुरचाप की जगह शक्रचाप भी हो सकता है, शक्रचाप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राम ने किसान की जमीन हथियाली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। आपको यहां पर क्रिया के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया का मतलब होता है एक तरीके से जो कर्ता के कार्य के होने के बारे में बताया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक, जिसे कार्य के होने का पता चलता हो, ठीक, वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। हंसना, गाना, रोना, बैठना, उठना, सोना, सब क्या है? ये क्रिया। और क्रिया का जो मूल रूप होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। अब यहाँ पर हथियाली, जैसे कि हथियाली, यहां पर आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा का, कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। क्रिया के यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सकर्मक, ठीक, और एक यहां पर लिखा अकर्मक। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म सहित हो, जिस क्रिया में कर्म हो, और अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है भैया जिसमें 2 क्रियाएं एक साथ हो। नाम धातु क्रिया का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं संज्ञा से क्रिया बनी हो, संज्ञा शब्द होता है और उससे क्रिया बनी हो तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जिसको किसी को प्रेरणा दी जाती हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नाम धातु, क्योंकि हथियाली में यदि देखा जाए तो ये एक तरीके से हाथ एक शब्द है, इस हाथ से क्रिया बनी है हथियाली। ठीक, तो यहां पर हाथ हमारे शरीर का एक अंग है जो कि संज्ञा है। मैंने अभी आपको बताया संज्ञा से बनी हुई क्रिया जो होती है वो एक तरीके से नाम धातु क्रिया होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विशेषण पद चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से विशेषण पद बताना है। विशेषण के बारे में बता दूं पहले कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण का मतलब होता है जो एक तरीके से क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होता है। लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हों, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं साथियों, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो ऐश्वर्य, कंटोष्ठ, उन्नति, गुणशाली। तो हम बोलते हैं राम बहुत गुणशाली है, मतलब उसके गुणों के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा गुणशाली। जो किसी की विशेषता बताता हो उसे हम बोलते हैं विशेषण। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है?
ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कहीं ना कहीं कर्म का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, वीड़ना, पीना, हंसना, रेंगना। अब भैया रेंगना जो है एक तरीके से रेंग कौन सकता है, जो पेट के माध्यम से चलने वाले जानवर होते हैं वो रेंग सकते हैं। हंसता कौन है, मनुष्य हंसता है। वीड़ना एक तरीके से देखा जाए तो इसमें भी कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पीना जो है इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज पी रहा है, इसलिए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीना। तो पीना में कर्म की अपेक्षा होती है। चलिए, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। आपके सामने यहां पर विलोम दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। विलास प्रलास, विहित पराहित, वेमनस्य सोमनस्य, विपदा आपदा। तो विपदा आपदा एक जैसी ही चीज हो गई यहां पे। ठीक, विहित पराहित ये भी एक जैसी, लेकिन जो एक तरीके से विलोम शब्द जिस चीज को दर्शाना चाह रहा है वो हो जाएगा भैया आपके सामने वेमनस्य और सोमनस्य। ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। बाकी शब्दों में पर्यायवाची शब्द शामिल नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। मुहावरे का आप लोगों को बताना है जो गलत है। जैसे ये इधर मुहावरे दे रखे हैं, इनके इधर अर्थ दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जो मुहावरा है वो सही नहीं है। आंख का पानी गिर जाना मतलब बेशर्म हो जाना, ये बिल्कुल सही है। आंखों को ऊपर बिठाना मतलब बहुत आदर सत्कार करना, ये भी बात सही है। आंख का काजल चुराना मतलब सफाई से चुराना, ये भी सही है, क्योंकि आंख में से यदि कोई चीज निकाली जा रही है मतलब कि बहुत बारीकी से और बहुत सफाई से निकालना। और अरमान निकालना, अरमान निकालना का मतलब अपनी ही बात करते रहना। तो प्यारे साथियों, यहां पर यदि देखा जाए तो आप लोगों के सामने यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके सामने हो जाएगा अरमान निकालना। अब ये जो अरमान निकालना है इसकी यदि हम बात करें तो ये एक तरीके से क्या है, आपके सामने असंगत है। ठीक, असंगत है तो आपके सामने यहां पर पता होना चाहिए भैया, मुहावरा जो होता है इस मुहावरे का मतलब क्या, कि किसी ना किसी माध्यम से हमें दूसरी बात कहना। ठीक, तो इसका मतलब होता है मन की इच्छा पूरी करना या लालसा पूरी होना। ठीक, अरमान निकालने का मतलब जो होता है मन की इच्छा पूरी करना, मन की इच्छा पूरी करना, ये इसका सही अर्थ है, इच्छा पूरी करना। ठीक, या फिर इसके जगह और क्या हो सकता है, या लालसा पूरी होना। क्या होना भैया, लालसा, लालसा का मतलब वही इच्छा, लालसा पूरी होना। तो ये दोनों अर्थ हैं किसके, अरमान निकालना के। तो इसलिए यहां पर आप लोगों के सामने हो जाएगा भैया क्या, डी वाला ऑप्शन सही, जो कि इसमें असंगत है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्याय हैं। रात शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं आपको बताना है। यहाँ पे बयार निशा यामिनी, शर्वरी रेन विभावरी, या फिर क्षमा रजनी दैत्य, या फिर राका राती तनु। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, रात जो है इस रात के पर्यायवाची आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो रात के जो पर्यायवाची हो जाएंगे भैया वो क्या क्या हो जाएंगे आपके सामने, शर्वरी रेन विभावरी जो है इसके क्या है, ये पर्यायवाची हैं। ठीक, रजनी भी हो जाएगा। इसके अलावा यदि देखा जाए तो और क्या हो जाएगा, रजनी है। ठीक सर, रजनी इसमें भी, तो हाँ भैया रजनी है उसमें, लेकिन यहां पर ये तीनों दे रखा है, सभी शब्द दे रखा है। ठीक, रजनी के अलावा और क्या हो जाएगा इसमें यदि देखा जाए तो रेन आपके सामने दे ही रखा है। यहां पर त्रियामा भी हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, यदि आपके सामने यदि कभी आए त्रियामा तो ये भी रात का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें व्यक्तिवाचक की, तो यह वह संज्ञा होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। एक व्यक्ति विशेष की, एक व्यक्ति विशेष की जिसमें बात की जा रही हो, वो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आग साधना ऊंचाई, गाय मूर्खता चालाकी, ममता बेल लंबाई, राधेश्याम पन्नालाल हिमालय। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा राधेश्याम पन्नालाल और हिमालय। सर क्यों, क्योंकि राधेश्याम किसी एक व्यक्ति की बात, पन्नालाल भी एक व्यक्ति की बात और हिमालय भी एक। सर हिमालय तो पर्वत है, हाँ यदि इसकी जगह पर पर्वत होता तो पर्वत जो शब्द है ये जाति है, लेकिन पर्वत में किसी एक पर्वत की बात हो रही है तो वो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मैं चुप नहीं बैठ सकती उक्त वाक्य भाववाच्य में होगा। यानी कि आप लोगों को बताना है, यहां पर शब्द लिखा है या पूरा वाक्य लिखा है कि मैं चुप नहीं बैठ सकती। ठीक, तो यहां पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसका भाववाच्य होगा। ठीक, तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, यहां पर बहुत शानदार ऑप्शन है, मेरे द्वारा चुप नहीं बैठा जाता,
या फिर मैं चुप नहीं बैठ सकूंगी, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, मैं चुप रह सकती थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 19वें का मैं चुप नहीं बैठ सकता या फिर मैं चुप नहीं बैठा जा सकता, ये मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं चुप नहीं बैठ सकता या शक्ति का जो भाववाची रूप होगा मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। ठीक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य में जो होता है भैया उसमें क्रिया प्रधान होती है। इसमें क्या प्रधान होती है? भाववाच्य जो होता है इसमें क्रिया प्रधान होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अधिकतर भाववाच्य में जो है वो कौन सी क्रिया का इस्तेमाल होता है? तो अधिकतर इसमें यदि देखा जाए बच्चों तो अकर्मक क्रिया का इस्तेमाल होता है। ठीक, और कहीं ना कहीं जो भाववाच्य शब्द होते हैं ये ज्यादातर नकारात्मक वाक्य होते हैं। कैसे वाक्य होते हैं? ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं भाववाच्य की जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। और कुछ उदाहरण जैसे कि उनसे अब दौड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 20वां। निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? अब गुण स्वर संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को हम क्या बोलते हैं? दो वर्णों के मेल को। तो दो वर्णों के मेल को तो बोला जाता है भैया यहाँ पे संधि। अब संधि जो है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ है, गुण है, यण है, अयादि है, वृद्धि है। लेकिन इनके अलावा मुख्य रूप से 3 संधि होती है जो कि है स्वर, व्यंजन, विसर्ग। यहाँ पर गुण स्वर संधि में जो होता है इसमें ए, ओ, अर ये तीनों शब्द होते हैं। ठीक, यानी कि जब हम वर्णों का मेल करते हैं तो ये तीनों वर्ण बनते हैं ए, ओ, अर। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि का उदाहरण है हिनोपल, नभोमंडल, रजोदर्शन, यशोवर्मन। तो यहाँ पर हिनोपल नहीं, ये एक तरीके से हिमोपल है। क्या है ये? हिमोपल। ये आपको पता तो इसका हो जाएगा हीम प्लस उपल। हीम प्लस क्या हो जाएगा? उपल। अभी यहाँ पर ये आ है और इधर ऊ है, आ और ऊ दोनों मिलकर बन जाएंगे भैया ओ, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, मैंने बताया है ओ। रजो दर्शन में यहाँ पर हो जाएगा रजहा दर्शन, रजहा प्लस दर्शन। तो अब यहाँ पर ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है, ऐसा ही यहाँ पर ये विसर्ग में है। ठीक, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 20वें का पहला वाला यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है जंगल वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। यानी कि जंगल में यदि आग लगी होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसके लिए सही शब्द क्या होगा? दवाग्नि होगा, बड़वाग्नि होगा, कामाग्नि होगा, जठराग्नि होगा। तो जंगल में लगी जो आग होती है उसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है दवाग्नि। ठीक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ये जो मधुरिमा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? देखो भैया आप लोगों को पता है यदि हम इसको अलग अलग करें मधुर शब्द अलग हो जाएगा और इसमें जो लगा है वो लगा है इमा। अब इमा का मतलब यहाँ पर छोटी ई लगी है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर रिमा, मा, आ, इमा, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे नंबर का ऑप्शन सही। इनको जब भी इस प्रकार से शब्द आए इनके टुकड़े कर लिया करो और टुकड़े करने से आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? तो वज्रदेह शब्द में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो वज्रदेह का जो विग्रह होगा समास में आपको पता है, मैं आपको बता दूं समास में जो होता है वो क्या होता है? विग्रह होता है। और समास में 2 शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? 2 शब्दों का मेल। अब यहां पर इससे पहले यदि हम बात करें तो संधि में हमने पढ़ा था 2 वर्णों का मेल और इसमें 2 शब्दों का मेल। और इस प्रकार से जो शब्द होता है या विग्रह से जो बना शब्द होता है, विग्रह से जो बना शब्द होता है उसे समासिक पद बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समासिक पद कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर वज्रदेह का विग्रह जो हो जाएगा वज्र के समान देह, वज्र के समान देह। तो यहां पर यदि होना चाहिए तो एक तरीके से बहुवीरी समास है, लेकिन बहुवीरी ऑप्शन में नहीं है और ये चारों ऑप्शन में है, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय में आता है के समान या फिर है जो। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। अरे जरा इधर तो आ। यानी कि ये जो शब्द है आपके सामने इसी शब्द से इस पूरे वाक्य की पहचान की जाएगी। वाक्य में अव्यय का भेद इंगित करें। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग, वचन, कारक का यदि देखा जाए तो इनके ऊपर भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन शब्दों को हम बोलते हैं कहीं ना कहीं क्या? अव्यय शब्द।
ठीक। सर कैसे नहीं पड़ता? अब देखिए जो अरे लगा है, इस अरे के आगे राम, अरे के बाद राम लगा दो या सीता लगा दो। अरे सीता जरा इधर तो आ, अरे राम जरा इधर तो आ। इससे अरे शब्द के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अरे को अरी नहीं करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ठीक। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक। बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा विस्मयादि बोधक। क्योंकि ये जो शब्द है अरे, हो, जे, ये शब्द जो आते हैं तो इसमें एक तरीके से आश्चर्यजनक का बोध होता है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न है आपके सामने, के लिए और को किस कारक के चिन्ह हैं। मतलब यहां पर जो लिखा है के लिए, तो कारक के बारे में आपको पता होना चाहिए। कारक, कारक जो है इसके अलग अलग प्रकार, जैसे कि आपने सुना होगा कर्ता ने, ठीक, कर्म को, कर्म को, आगे है करण से, करण से। अगला है भैया आपके सामने जैसे जो जो लिखे उनके और बता दूं मैं, संप्रदान की जो विभक्ति होती है वो होती है के लिए, के लिए। ठीक। संबंध का मतलब होता है काकी के, संबंध का जो मतलब होता है वो होता है का, की, के। अपादान का मतलब जो होता है वो होता है से, अपादान का मतलब क्या होता है से। अब यहां पर ये से और ये से एक जैसे, लेकिन ये अपादान जो होता है, अपादान के अंतर्गत जो श है ये अलग होने के भाव में दर्शाया जाता है। तो यहां पर के लिए विभक्ति आपके सामने केवल एक में है, संप्रदान में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। 25 का सही उत्तर हो जाएगा 2 यानी कि संप्रदान। चलिए अगला प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। जो कवि शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवियत्री होगा, कवियत्री होगा, कवियत्री होगा या कवित्री होगा। भैया एग्जाम में ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है कि इस शब्द से प्रश्न ना आया हो, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी इसको गलत करके आता है। क्योंकि ये जो शब्द है, इस शब्द को अधिकतर बार, सैकड़ों बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को इसका सही उत्तर पता होना चाहिए भैया। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो ध्यान रखना मेरे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। कवयित्री इसका जो होता है वो सही उत्तर है, यानी कि कविता रचने वाली महिला को कहते हैं कवियत्री। ठीक। कवियत्री का मतलब जो होता है वो क्या होता है? कविता रचने वाली महिला। ठीक। कविता रचने वाली महिला, रचने वाली महिला जो होती है उसे बोलते हैं कहीं ना कहीं कवयित्री। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना प्यारे साथियों, आपके सामने कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवयित्री होगा। ठीक है, और कवि शब्द का विपरीत लिंग भी पूछ ले तो कवियित्री होगा। इसमें बहुत बार वर्तनी भी दे सकते हैं आपको। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब तद्भव और तत्सम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया तत्सम क्या होता है। तो तत्सम का मतलब होता है जो के त्यों, ज्यों के त्यों, यानी कि जो संस्कृत से आए हैं और ज्यों के त्यों उनको इस्तेमाल कर लिया गया है, तो वो है तत्सम। और वहीं यदि हम बात करें तद्भव क्या होते हैं, तो तद्भव का मतलब होता है एक तरीके से रूपांतरित शब्द। कौन से शब्द होते हैं ये? रूपांतरित। तो यहाँ पे तद्भव नहीं है, आपको ये बताना जो परिवर्तित नहीं हुआ है। सूरज, आग, चितेरा, पुत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का 3 यानी कि पुत्र। ये परिवर्तित नहीं हुआ, यदि परिवर्तित हो जाता तो पूत हो जाता फिर ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों के साथ मैंने जो क्लास चल रही है उसमें 2017 से लेकर 2023 तक जो HT8 के पेपर हुए हैं, PRT के, HT8 में भी किसके? PRT के, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आए हुए हैं। एक भी प्रश्न बाहर का नहीं लिया हुआ है। तो प्यारे साथियों शुरू से आखिरी तक क्लास को देखिए, बहुत शानदार शानदार प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम एक न एक दिन होने वाली है और उसी दिन के लिए हम लोगों को तैयारी करनी है। किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो आप लोगों को भैया यहाँ पर बताना है कि जो मछली है इस मछली का पर्यायवाची क्या है। किसका बताना है आपको कि मछली जो शब्द है इस मछली का पर्यायवाची क्या है। ठीक, तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने मत्स्य, शल्की, झष या मकरी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th यानी कि मकरी। मकरी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि इसका पर्यायवाची मत्स्य भी है,
मीन भी इसका पर्यायवाची है। वहीं यदि देखा जाए शल्की या फिर इसकी जगह प्यारे साथियों आपके सामने शफरी भी आ सकता है। क्या आ सकता है? शफरी भी आ सकता है। वहीं ये झष है, इसकी जगह पे षटकोण आ जाएगा आपका, है ना। ये झष है, ये भी इसका पर्यायवाची है। या इसकी जगह जल जीवन आ जाए, जिसका जीवन ही जल है, तो ये भी इसका एक पर्यायवाची आ जाएगा। ठीक, ये मकरी नहीं है, इसकी जगह यदि मकर होता तो जरूर इसका पर्यायवाची हो जाता। ठीक, वहीं आपके सामने जलचर भी इसका एक तरीके से देखा जाए, जलचर, ये भी इसका पर्यायवाची है। देखो मत्स्य, मीन, शफरी, सल्की, झस, जलजीवन, जलचर, मकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है 29। किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? मतलब कौन ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय से जुड़ी हुई अशुद्धि है? तो विवाहेतर चिहुन, प्रत्याशी प्रमोदित, माननी नाइन, पांडित्यता बहुलित्या। तो यहां पर यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो ये है विवाहतर, यानी कि एक तरीके से इसमें एतर है। चिहुन में यदि देखा जाए तो उन है, माननी में ई हो जाएगा, नाइन में इन हो जाएगा, प्रत्याशी में आसी हो जाएगा, प्रमोदित में इत हो जाएगा। पांडित्यता में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें अता, यदि हम इसको अलग करें तो पांडित्य। ठीक, ये इसका क्या हुआ? अलग हुआ। अब इसमें से यदि देखा जाए तो इसको आधा करना पड़े फिर और अता लगाना पड़े, तो अता कोई एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है। ठीक, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने 29 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है 30वां। किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? आप लोगों को बताना है कि जो क्षमा शब्द है और एक और शब्द आप लोगों के सामने है, केवल क्षमा शब्द है, ठीक, का अर्थ आप लोगों को बताना है कि अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया ऑप्शन नंबर है तप्त धूप, माफी तलवार, या फिर कत्था माफी, या फिर यदि आप लोगों के सामने देखा जाए माफी पृथ्वी। तो यहां पर इस शब्द का जो अर्थ हो जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा माफी और पृथ्वी। ठीक, क्षमा का मतलब होता है माफ करना और क्षमा का मतलब होता है आधा छा यदि जुड़ा है तो उसका मतलब है पृथ्वी। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4th। ठीक, तो 30वें का सही जवाब जो है प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन। चलिए 31वां है, निम्न में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? आपको यहां पर बताना है कि कौन सा संगत नहीं है, कौन सा सही नहीं है। या वा नासिक्य वर्ण, रा लुंठित वर्ण, डा और ढा यदि देखा जाए तो उत्क्षिप्त वर्ण, ला पार्श्व वर्ण। तो उत्क्षिप्त वर्ण जो होते हैं इनको द्विगुण भी कहते हैं। इनको कौन सा व्यंजन बोलते हैं? इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ला का मतलब पार्श्विक, पार्श्विक का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ हमारी फोल्ड होती है और उनके दोनों सिरों से हवा बाहर निकलती है। ठीक, रा का मतलब होता है लुंठित। ये लुंठित वर्ण इसलिए है क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जीभ ऊपर नीचे बहुत बार ऊपर नीचे होती है। नासिक वर्ण, नासिक वर्ण जो होते हैं ये का, चा, टा, ता, पा। का, चा, ट एक तो ता हो जाएगा और एक पा। ये जो पांचों वर्ग है कचट तप वर्ग, इन वर्गों का जो 5वां वर्ण है, कौन सा वर्ण? 5वां वर्ण। तो कचटतप वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है भैया वो होता है नासिक्य वर्ण। तो यहां पर ये या और वह नासिक्य नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 31वें का पहला। चलिए अगला है, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? मतलब आपको यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए, एक व्यक्ति विशेष के बारे में, एक व्यक्ति विशेष हो जाए या एक व्यक्ति वस्तु हो जाए तो उनके बारे में यदि बोध कराए तो उसे हम बात कहेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नगर, रामायण, ताजमहल, आगरा। देखो रामायण एक ग्रंथ की बात हो रही है, ताजमहल किसी एक जगह की बात हो रही है, आगरा किसी एक शहर की बात हो रही है, लेकिन नगर में क्या है बहुत सारी चीज आ जाएगी। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया पहला वाला। मतलब नगर से ये किस चीज का बोध होता है? तो नगर से जिस चीज का बोध होता है वो है जाति का। ठीक, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपके सामने? ए। क्वेश्चन नंबर 33, किस विकल्प के शब्द में अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, इनमें कौन सा शब्द है जिसमें अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं है? और अभी का मतलब क्या है? जो आगे की ओर जुड़ा हो। अभिराम में भी देखो आगे अभी लगा है। अभ्यागत को इसको भी यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी प्लस आगत हो जाएगा, तब जाके ये बना हुआ है अभ्यागत। अभ्युदय में भी यही हो जाएगा, अभी आगे लगा हुआ है भैया और उदय हो जाएगा।
अभिषेक में भी यही हुआ है, अभिष्ट में भी यही, अभिषिक्त में भी यही, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक आध्यात्मिक ये दोनों में भा है ही नहीं, तो इसमें कहां से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए 33 के बाद है क्वेश्चन नंबर 34। तत्पुरुष समास कौन सा युग्म असंगत है, मतलब आप लोगों को यहां पर तत्पुरुष समास के बारे में बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। देखो तत्पुरुष समास जो होते हैं इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यदि देखा जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा आपके सामने, संप्रदान, ठीक। वहीं अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपादान, ठीक। और वहीं अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये सब के सब जो समास हैं ये किसके प्रकार हैं, ये तत्पुरुष समास के। अब जो तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होगा, करण तत्पुरुष समास में से विभक्ति का, संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के विभक्ति का लोप होगा, संप्रदान विभक्ति में के लिए विभक्ति का लोप होगा, ठीक है। वहीं अपादान में से विभक्ति का लोप होगा, लेकिन ये अलग होने के भाव में, और अधिकरण में यदि देखा जाएगा तो में और पर विभक्ति का लोप होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको तत्पुरुष समास के पूरे प्रकार बता दिए। यहाँ पर आशातीत में कर्म तत्पुरुष है, क्या ये सही है, आपको बताना, असंगत बताना है। 34वां, ठीक। तुलसी कृष्ण में क्या संबंध तत्पुरुष है, ग्रस्त में अधिकरण तत्पुरुष है, रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष है। तो असंगत की यदि हम बात करें भैया तो असंगत में हो जाएगा तुलसी कृत, क्योंकि इसमें होता है तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसी के द्वारा रचित या तुलसी से रचित, ठीक। यहां पे से भी आ सकता है जो कि करण को दर्शाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए अगला है आशा अतीत का, क्या आशा को अतीत, कर्म को है, रसोई घर रसोई के लिए घर, ग्रस्त यानी कि एक तरीके से अधिकरण में क्या है, आप लोगों को पता है जो ग्रस्त में जीवन व्यतीत करता है उसे गृहस्थ कहेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 35। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब यहां पर एक तरीके से कृदंत का मतलब क्या होता है, कृत प्लस अंत। जो प्रत्यय होता है ये दो प्रकार का प्रत्यय होता है, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर जो एक तरीके से कहीं ना कहीं कर्ता से बना हुआ होता है तो उसे कृत बोलते हैं, ठीक। तो पूजित, कलंकित, कुसुमित, फलित, तो एक तरीके से इत का मतलब हर एक में यहाँ पर इत तो है, लेकिन जो एक तरीके से कर्ता से बना हुआ है या क्रिया के मुख्य रूप से बना हुआ है उसमें आपका यह शब्द होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा पूजित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राधिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज का पद परिचय होगा। क्रिया विशेषण चलती है की विशेषता, क्रिया विशेषण राधिका की विशेषता, विशेषण राधिका की विशेषता या प्रविशेषण। तो यहां पर भैया जो बताया जा रहा है वो बताया क्या जा रहा है, पहली चीज तो क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण जो क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। अब यहां पर है राधिका बहुत तेज चलती है, अब तेज तो चलती है लेकिन कैसे, बहुत तेज। तो यहां पर क्रिया विशेषण चलती है कि क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है 37। समासिक पदों में निहित समास के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है, मतलब जो उपयुक्त नहीं होना चाहिए वो भी उपयुक्त कर लिया गया है, तो बताना है आपको कौन सा है। यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, आनंद मग्न यानी कि आनंद में मग्न, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, मतदाता यानी मत के लिए दाता या मत माता। तो भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है। किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, यानी कि दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना, मतलब दो स्वर मिले जैसे आ और आ मिले तो ये बने क्या, बड़ा आ बन जाए, ठीक। तो यहां पर वही लिखा है कि नहीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है। तो किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, सागरोर्मी। तो भैया यहां पर सागरोर्मी का हो जाएगा सागर प्लस उर्मी, सागर प्लस उर्मी। तो देखो यहां पर राम में आ है और इधर ऊ है, इन दोनों के मिलने से बन गया ओ। तो ये यहां पर यही बोला है भैया इन्होंने कि दोनों का मिलने से एक होना, तो ये एक हो गया। एक एक में भी यही चीज होती है भैया, क्या होगी इसमें एक एक में, तो एक एक में यदि देखा जाए तो एक प्लस एक हो जाता है ये। तो यहां पर भी आ है इधर ए है, तो इन दोनों के मिलने से ए बन जाता है, ये ए हो गया। अध्यादेश, तो अध्यादेश जो है ये अलग अलग है, अध्या प्लस अलग हो जाएगा और देश हो जाएगा अलग हो जाएगा,
ठीक, तो यहाँ पर या अधि प्लस आदेश, तो ये जो वाक्य शब्द दे रखा है ये बिल्कुल अलग है, इसमें उस चीज का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। चलिए, मुहावरे की विशेषता है रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना। रूढ़ का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जाना, टुकड़े कर देने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनकी रूप रचना का अपरिवर्तित रहना, वाक्य में लिंग वचन तथा कारक में परिवर्तित होना, वाक्य में क्लिष्टता उत्पन्न करना। तो मुहावरे की जो विशेषता है वो है रूढ़ अर्थ में प्रयोग किए जाना, मतलब जैसा वो दे रखा है वैसा का वैसा ही उसको प्रयोग में लाना। चलो भैया, अगला है यह घर मेरा है। वाक्य में रेखांकित पद है, यानी कि जो लिखा है यह घर मेरा है, इसमें कौन सा पद है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण। जो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराता है भैया उसे निश्चयवाचक बोलते हैं। लेकिन यहां पर बात कही गई है सार्वनामिक की, तो यहां पर एक तरीके से देखो आगे लगा है यह, मतलब सर्वनाम लगा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 40वें नंबर के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक। चलिए अगला है किस शब्द में उपसर्ग तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि तद्भव रूप जुड़ा हुआ है। अपशकुन, अनधिकार, अनमोल, अनंग। तो एक तरीके से तद्भव का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इसमें तद्भव उपसर्ग जो जुड़ा हुआ है वो है अनमोल। कौन सा जुड़ा हुआ है? अनमोल। एक तरीके से देखा जाए तो मोल एक शब्द है, उसके आगे अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा 3। चलिए अगला है आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि समासिक पद व विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। जो एक तरीके से असंगत है भैया वो आप लोगों को बताना है कि कौन सा असंगत है। तो पहला ऑप्शन कुशासन, कुश से निर्मित है जो आसन। दूसरा है आप लोगों के सामने यहां पर दे रखा है भैया हिमालय हिम के लिए आले, विद्यालय विद्या के लिए आले, बलि पशु बलि के लिए पशु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 43 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिमालय हिम के लिए आले। तो हिम का आले होता है, यानी कि बर्फ का घर होता है भैया वो, हिमालय जो है इसका हिम का आले होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा असंगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है 44। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। आप लोगों को यहां पर असंगत बताना है कि कौन कौन से शब्द में असंगत है। ठीक, यहां पर आप लोगों के सामने भैया जीव का वाचा रचना वाणी, अहंकार का दंभ दर्प मद, किरण का रश्मि मयूख प्रभा, कौवा का प्रियक मधुधुत अति सौरभ। तो यहां पर असंगत विकल्प की बात हो रही है, तो असंगत विकल्प का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने कौवा, प्रियक, मधुधुत, अति सौरभ। ठीक, क्योंकि ये जो है ये इसके पर्यायवाची नहीं है। कौवा के जो पर्यायवाची है भैया वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौवा का पर्यायवाची हो जाता है काक। ठीक, इसका पर्यायवाची हो जाएगा वायस, वायस के अलावा इसका पर्यायवाची हो जाएगा पिशून। ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये है किसके पर्यायवाची? कौवा के पर्यायवाची हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मतलब ये जो लिखी है एक तरीके से पंक्ति, ये किसके द्वारा लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न या राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया भगवती चरण वर्मा। ये जो पंक्ति लिखी है ये लिखी है किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी हुई है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आम लोगों के बारे में बताया गया है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं यदि आपको बता दूं मैं, भगवती चरण वर्मा की जो रचनाएं हैं इनसे एग्जाम में कभी प्रश्न आ जाए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भैया, तो भगवती चरण वर्मा की जो रचना है वो है मधुकण। कौन सी हो जाएगी? मधुकण हो जाएगी। प्रेम संगीत इनकी रचना है, प्रेम संगीत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही मानव हो जाएगी। मानव के अलावा रंगों से मोह, किससे मोह? रंगों से मोह भी किसकी एक तरीके से रचना है? तो यह है भगवती चरण गुप्ता की, वर्मा की, है ना। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार। बिछोना में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। जो बिछोना शब्द है इसमें कौन सा शब्द मूल है और कौन सा प्रत्यय है? तो बिछाना प्लस ओना, बिछ प्लस ऊना, बिछाना प्लस ओना या बिछा प्लस ओना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिछाना प्लस ओना।
यहाँ पर बिछाना प्लस ओना जो शब्द है भैया, ओना प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ये बिछोना। किससे बना हुआ है ये? ओना से। अब ओना से बनने वाले और भी शब्द हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल हो सकते हैं ओना से बने हुए शब्द। सर ओना से बने हुए शब्द और कौन सा? जैसे कि खिलौना आप लोगों ने सुना होगा, खिलौना, ठीक, ये भी ओना से बना हुआ है। घिनौना आपने सुना होगा, घिनौना, तो ये घिनौना शब्द भी ओना से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये इससे बने हुए हैं जो क्या है भैया? ओना शब्द से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अर्थ भेद की दृष्टि से समश्रुत मतलब जो समान सुने जाने वाले हो, भिन्नार्थक या जो जिनका अर्थ अलग हो, शब्द युग्म कौन सा विकल्प सही है? मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द कौन से हैं? ठीक, तो आपके सामने चिर चीर कपड़ा अधिक, नीरज नीरद का मतलब कमल बादल, मेधा मेध मतलब यज्ञ बुद्ध, सर्व सर्व मतलब शिव शब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो नीरज नीरद हो जाएगा, जो कि कमल और बादल है, ठीक। समरूप भिन्नार्थक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया जो सुनने में क्या हो भैया? एक जैसे लगते हो लेकिन जिनका अर्थ अलग अलग हो, ठीक। चलिए अगला है 48, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। अर्थ वाली कहावत है, मतलब काम हो जाए उसके बाद जांच करने वाली कहावत का अर्थ क्या है? सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत, या उपरोक्त सभी। तो इस कहावत का जो अर्थ हो जाएगा भैया पानी पीकर जाति पूछना, ठीक। आपका काम ही हो गया उसके बाद आप पूछ रहे हो कि आप क्या करते हो क्या नहीं, तो इसका मतलब होता है पानी पीकर जाति पूछना, ठीक। चलिए अगला है 49, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। मतलब जो एक तरीके से सही नहीं है वो आपको बताना है। मातृभक्ति, तो मातृभक्ति का हो जाएगा माता के लिए भक्ति, ठीक। अगला है आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, जो कि है वाग्वीर मतलब वाणी में वीर, इंद्रजय मतलब इंद्रियों के लिए जय, जीव दया यानी कि जीवों पर दया। तो अनुचित विकल्प जो है वो हो जाएगा इंद्रिय जय यानी कि इंद्रियों के लिए जय। तो भैया इंद्रियों के लिए जय नहीं होता है, ये इंद्रियों के लिए जय की जगह जो है ये असंगत है। फिर इसका जो विग्रह होता है वो क्या होता है? तो इंद्रियों पर जय, क्या होगा? इंद्रियों पर जय पाने वाला होता है इंद्रजय। तो इसका सही जो विग्रह है वो आपके सामने है ये वाला, इंद्रियों पर जय, जो इसका सही विग्रह है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है 50वां, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इन प्रत्यय से नहीं बना है, यानी कि बड़ी ई होना चाहिए। मनोहारिन, नमकीन, ग्रामीण, युगिन। तो देखो भैया इसमें जो है वो इन तो है लेकिन छोटी ई की मात्रा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने मनोहारिन। इसमें प्रत्यय तो लगा बल्कि इन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा? इन प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी क्लास पसंद आई होगी। इसमें टोटल हमने 50 प्रश्न की चर्चा की है। जो HT8 PRT जो एग्जाम है, जो कि आप लोगों को पता है पिछले वर्षों में जो हुई है 2017 से लेकर 2023 तक के अधिकतर प्रश्नों को शामिल किया गया है, यानी कि सभी के सभी प्रश्न वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।